सर्फेस खोलते हैं ना तो वहाँ पे सब चैनल्स दिखाते हैं। अगर स्क्रीन वो खोल channel- चैनल्स एक्चुअली वो बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। वो क्या हुआ था, गलती से किसी से टीम्स जो बनी हुई थी वो डिलीट हो गई थी किसी तरह से। तो उस वजह से वहाँ पे चैनल्स दिखाई दिए थे, तो वो बाद में रिस्टोर हो गई थी, रिस्टोर करवा दिया था, तो तुम्हें दोबारा वापस टीम्स दिखने लगी होंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था बेसिकली हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में, जिसमें हम लोगों ने दो चीज़ हम लोगों ने स्टडी करी थी। एक तो हम लोगों ने देखा था हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एट अ पॉइंट। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लूइड स्टैटिक्स, ये तो पता है ना सबको? यस सर। यस सर। हम लोग फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहला टॉपिक आया था हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ पॉइंट। तो जब हम लोगों ने हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ पॉइंट निकाला था, हम लोगों ने देखा था कि जो फोर्स होता है वो पॉइंट पे क्या था। हम लोगों ने पहले प्रेशर निकाला था, किसी पॉइंट पे प्रेशर होता था रो जी एच, और हम लोग इस प्रेशर की मल्टीप्लाई कर देते थे एरिया के साथ, तो वहाँ पे उस पॉइंट पे फोर्स निकल के आ जाएगा, उस पॉइंट पे कितना फोर्स है, तो हम निकल जाएगा हमारा रो जी एच ए। तो उस पॉइंट पे कितना फोर्स है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक वेसल है, इस वेसल के अंदर हमारा वाटर फिल्ड है इस लेवल तक, और यहाँ से मैं पूछूं कि एक पॉइंट है मेरा जो h डिस्टेंस पे है फ्रॉम द टॉप सरफेस, तो इस h डिस्टेंस पे कितना प्रेशर लग रहा होगा, तो होगा रो जी एच, और फोर्स कितनी लगे, रो जी एच इंटू एरिया। यहाँ तक तो क्लियर था। फिर हम लोगों ने उसके बाद एक टॉपिक और पढ़ लिया था, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन प्लेन सरफेसेस, जिसमें हम लोगों ने फोर्स की वैल्यू निकाली थी। हम लोगों ने देखा रो जी ए एच बार, फॉर्मूला डराइव किया था हम लोगों, किया था। वहां से हम लोगों ने सेंटर ऑफ प्रेशर भी निकाला था, एच सी Yes, sir. पी विच इज इक्वल टू एच बार प्लस क्या था, एच ICG sin square theta upon A h bar. आई सी जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच बार। क्लियर? Yes, sir. ओके। एक चीज इसमें मैं तुम लोगों को बताना भूल नहीं गया था, मतलब एक कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, एक कॉन्सेप्ट है कि जैसे देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एच सी पी माइनस एच बार इज इक्वल्स टू आई सी जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच बार। Yes, sir. थोड़ा सा गलत लिख दिया यहाँ पे। और कुछ रह गया ये बताना, उसका 1 मिनट या चलो वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, क्या ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो अब अगर फॉर एग्जाम्पल उसका कोड क्या है? एक स्लाइड डाल देता हूँ, मैंने इसके लिए स्लाइड नहीं डाली थी। आई सी जी साइन स्क्वायर थीटा चलो ठीक है। अपॉन ए एच बार, करेक्ट। सपोज ये मेरा प्लेन सरफेस है, तो और यहाँ ये मेरा प्लेन सरफेस है और वो मेरा टॉप सरफेस था, इस पे मैं फोर्स निकालनी है फॉर एग्जांपल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस सरफेस को मैं डाउनवर्ड लेता हुआ जा रहा हूँ, डाउनवर्ड लेता हुआ जा रहा हूँ। तो जब ये सरफेस डाउनवर्ड जाएगा और सपोज करो ये मैंने इस पॉइंट पे ले लिया, अगला मैंने इस पॉइंट पे ले लिया, तो किस चीज की वैल्यू बढ़ रही है, जब सरफेस डाउनवर्ड जाएगा, जब सरफेस डाउनवर्ड जा रहा है, तो जब डाउनवर्ड जा रहा है तो एच बार मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जब सरफेस डाउनवर्ड जा रहा है Yes. तो सही है ना। तो अब ये देखो एच सी पी माइनस एच बार इज इक्वल टू ये था कि वैल्यू क्या किसके बराबर थी, आई सी जी साइन स्क्वायर
थीटा अपॉन ए एच बार, आई सी जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच बार। अगर मैं बात करूं इस वैल्यू की, तो अगर एच बार मेरा इंक्रीज हो रहा है तो ये वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? डिक्रीज होगी सर। इसकी मतलब ये वैल्यू डिक्रीज होगी। तो जब ये वैल्यू डिक्रीज होगी तो मतलब ये वैल्यू डिक्रीज होगी, इसका मतलब एच सी पी माइनस एच बार की वैल्यू भी डिक्रीज होगी ना। एच सी पी क्या है मेरा, सेंटर ऑफ प्रेशर, और ये क्या है मेरा, एच बार क्या है मेरा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एच बार है मेरा सेंटर ऑफ प्रेशर, एच बार, और एच सी पी है मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो जब ये वैल्यू डिक्रीज होंगी तो इसका मतलब क्या है, इससे मैं क्या पता करता हूं, इससे मुझे क्या पता लगता है, इससे मुझे ये पता लगता है व्हेन सरफेस goes downward in the fluid, then center of pressure comes closer to the center of gravity। मतलब जैसे जैसे सरफेस ही नीचे जाता जा रहा है वैसे वैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और एच बार के बीच का डिफरेंस कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ प्रेशर मूव करता जा रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ। बात क्लियर है या नहीं है यस सर। सबको? सबको क्लियर है? सर एक क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन बताओ? हाँ, आवाज नहीं आ रही सर क्लियर तुम्हारी। सर हाँ जो सेंटर ऑफ प्रेशर है सर, वो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे ही रहता है। हाँ ऑब्वियस है, तुम खुद फॉर्मूले में देख लो। फॉर्मूला नहीं पढ़ा तुमने अभी? कहाँ है फॉर्मूला? ये फॉर्मूले में क्या, एच बार प्लस आई सी जी साइन स्क्वायर थीटा। बस अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री होगी, उस केस में एच सी पी एच बार के बराबर आ जाएगा, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। वरना हर केस में वो उसके नीचे ही होगा, ऑब्वियस है, फॉर्मूले से पता लग रहा है। यस। ठीक है, क्वेश्चन तुम्हारा यही सेम जो मैंने लाइन लिखी है, ये अभी 13 दिसंबर को यूपीपीएससी के एग्जाम में भी आया, 2020 में जो एग्जाम था, यही सेम क्वेश्चन उसके अंदर भी पूछा था, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। सर ये ए का एग्जाम? हाँ, ए वाला जो एग्जाम था, इस ए वाले एग्जाम में भी था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो अब ये वाला क्वेश्चन तो आई थिंक हम लोग कर चुके थे, रेक्टेंगुलर प्लेन वाला, ये तो कर लिया था हम लोगों ने। यस सर। सो क्लियर था ये वाला क्वेश्चन सबको ना, ये तो सिंपल था बहुत। सर सिंपल फॉर्मूला लगाना था इसमें। एक रेक्टेंगुलर वाला भी कर लिया था आई थिंक, मुझे लग रहा है, जो इंक्लाइंड प्लेन था 30 डिग्री एंगल बना रहा था इसके अंदर, ये कर लिया था ना हम लोगों ने? नहीं किया था? कर लिया था सर। मुझे तो लग रहा है कर लिया था। देख लो, जल्दी जल्दी बता देता हूँ, इजी है पूरा। कर लिया था ना? यस सर, हो गया था ये वाला। यस सर। हाँ, वो यहाँ से 2 मीटर की डिस्टेंस पे था। जी सर। हो गया, हाँ चलो। ये वाला क्वेश्चन मैंने बोला था घर से करके लाने के लिए, किसने ट्राई किया? जी सर, हो गया सर। यस सर। हो गया? हो गया? हो यस गया? सर। कैसे किया ये? नहीं हो रहा सर। नहीं, नहीं हुआ? नहीं कोई बात नहीं, जिनका नहीं हुआ वो मैं बताऊंगा अभी, ऐसी बात नहीं बताऊंगा, बट जिसने कर दिया उसने कैसे सॉल्व किया, मैं ये पूछ रहा हूँ।
सर जो F1, F2 और F3 उनकी अलग अलग वैल्यूज फाइंड की थी, फिर टोटल प्रेशर उन तीनों का एडिशन किया था। ओके, वहाँ से हमारा टोटल प्रेशर निकला था। उसके बाद हमने सेंटर ऑफ प्रेशर 2 मीटर वाइड के लिए फाइंड किया था, तो उसमें हमने मतलब आर के बंसल से देख लिया तुमने ना क्वेश्चन? बुक में ले लिया, बुक की हेल्प ली थी? छाया बताओ, नहीं सर, बुक बुक की में हेल्प ली देखा थी? था। डेफिनेटली, यस सर। कि तुम स्टेप सारे बुक वाले ही बता रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो क्या है, एक मेरे पास कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर 0.5 मीटर तक वाटर फिल्ड है। अब मेरे यहाँ पे तक 0.5 मीटर तक वाटर फिल्ड है, उसके ऊपर जो 1 मीटर है वो कुछ दूसरा लिक्विड है, मुझे नहीं पता, बस मुझे उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है। मुझे उसने बोल दिया स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो लिक्विड की जो दी है उसने, वो वैल्यू दी है 0.8। हाँ छाया बताओ स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या है? क्या सर? स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, मैंने कल बताया था ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी कल या परसों एक दिन बताया था मैंने, आई थिंक, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। यस सर, बताया था। क्या होता है बताओ? स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ सर फ्लूइड density of any fluid upon density of standard fluid. स्टैंडर्ड डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड। एनी फ्लूइड मतलब एनी फ्लूइड वो वाला फ्लूइड जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल रहा है, जिसकी Yes sir. स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल रहा है, ये F डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। आई थिंक पहले बता चुका हूँ ना सब लोगों को। यस यस सर, कल हाँ, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो स्टैंडर्ड फ्लूइड में ये भी बताया था मैंने, स्टैंडर्ड फ्लूइड में जब गैस हो तो गैस में हम लोग जनरली एयर का यूज़ करते हैं, डेंसिटी ऑफ एयर, और जब हम लोग लिक्विड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम लोग डेंसिटी ऑफ वाटर को स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। ठीक है, तो अब स्पेसिफिक मेरी मास क्या डेंसिटी और स्पेसिफिक ऑफ द फ्लूइड, तो स्पेसिफिक मास ग्रेविटी का मास ये हो डेंसिटी और सकता है ना, डेंसिटी में। हाँ क्या बोल रहे हो? मास डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड अपॉन मास स्पेसिफिक वेट ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये फॉर्मूला हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है। हाँ तुम बोल, मुझे तो तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा सा क्लियर करोगे ना तो ज्यादा सही है। मास डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड डिवाइडेड बाय द मास डेंसिटी ऑफ वाटर, तुम कह रहे हो ऐसा? सर, मास डेंसिटी, यस सर, मास डेंसिटी और हाँ तो कोई स्पेसिफिक नहीं, वेट मैं ऑफ द, हाँ 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 सुनो सुनो, मैं आप तुमको बता देता हूँ टोटल। अभी हम लोगों ने क्या कहा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। यस सर। अगर मैं दोनों साइड ग्रेविटी की मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। नो सर। नो सर। और जब दोनों साइड ग्रेविटी की मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये बन जाएगा स्पेसिफिक वेट। तो हम लोग इसको दोनों तरह से डिफाइन कर सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर भी बोल सकते हैं। हम लोग उसको मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन मास डेंसिटी ऑफ वाटर भी बोल सकते हैं। दोनों के केस में रिजल्ट आंसर सेम आएगा। यस ठीक है, यस तो उसने स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोगों को दी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है 0.8। तो जब अगर किसी फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास आती है तो हम उसकी डेंसिटी बड़ी आराम से निकाल सकते हैं। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या हो जाएगा, 0.8 इंटू डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड विच इज इक्वल टू वाटर। तो 0.8 इंटू 1000 इज इक्वल टू 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हमारा गया डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, यस सर। ठीक है ना। अब एक चीज हमेशा याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना कि
टोटल जो प्रेशर का डायग्राम होता है ना, फॉर कहीं भी तुम अगर प्रेशर डायग्राम बना हुआ देखो, जैसे इस केस में प्रेशर डायग्राम बना हुआ है मेरा ये, अगर मैं इसको इस पूरे डायग्राम का एरिया ले लूं ना, तो वो मुझे देगा फोर्स। मतलब एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम gives force per unit width। ये कभी भी आगे बहुत जगह यूज होगा, ये याद रखना, ठीक है। तो अब एक बार बताओ, इसके अंदर दो लिक्विड है, एक तो लिक्विड 1 और एक लिक्विड 2, तो टोटल यहां मुझे कितना प्रेशर लग रहा होगा इस पॉइंट पे, कोई बता सकता है? प्रेशर एट पॉइंट डी, एनीवन? रो जी एच एच की वैल्यू क्या होगी? 1 मीटर। 0 होगा सर। 0 कहां से हो जाएगा भाई? किस तरह से तुमने 0 को कैलकुलेट किया? नहीं सर, नहीं सर, 0 नहीं सर। H। टॉप सरफेस से तो लेते हैं एच। तो प्रेशर एट पॉइंट डी क्या Yes। होगा? मतलब प्रेशर एट पॉइंट डी हो गया मेरा रो जी एच, वेयर एच इज 1 मीटर। तो रो मुझे निकाल दिए भी 800 इंटू ग्रेविटी होगी 9.81, एच हो गया 1 मीटर। जल्दी से बताओ पी डी की वैल्यू क्या है? सर 7848। कितने है? 7848। अब ये जो प्रेशर होगा, ये प्रेशर अब नीचे तो एज इट इज एक्ट करेगा भाई। ये प्रेशर तो एक तरह वेट की तरह हो गया ना, इतना वजन इस पॉइंट से ऊपर रखा है, तो इतना वजन तो रखा ही रखा रहेगा ना इस पॉइंट पे भी। सबसे वाला जो नीचे पॉइंट है बी पॉइंट, रहेगा या नहीं? या फिर ये वाला इस, या फिर बी पॉइंट पे ऊपर वाले का प्रेशर हटा सकते हैं हम लोग? हटा सकते हैं रहेगा ऊपर वाले सर। फ्लूइड, रहेगा ना। तो ये पोर्शन तो हमारा एज इट इज यहाँ पे आ गया, इस वाले लिक्विड का ऐसे यहाँ पे लग गया, जो कि 7848 है। अब बचा वाटर। वाटर ने तो फिर से लगाना शुरू करा है प्रेशर इस पॉइंट से लेके, तो यहां से फिर एक नया प्रेशर डायग्राम बन गया। वो क्या होगा? तो अगर मैं कहूं कि प्रेशर एट पॉइंट बी कितना होगा, अगर मैं आपसे पूछ लूं प्रेशर एट पॉइंट बी कितना होगा, तो कैसे निकालोगे? कितना होगा? तो प्रेशर एट पॉइंट बी मैं ऐसे लिख सकता हूं, इज इक्वल टू पी डी प्लस पी डी एज इट, ये वाला प्रेशर तो एज इट इज, प्लस रो जी इंटू 0.5। मैं गलत तो नहीं लिख रहा हूँ? ठीक है सर। हाँ सर। गलत तो नहीं लिखा है ना? सब लोग सेटिस्फाई हैं इस चीज से? हाँ तो ठीक है। यस। इसकी इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट भी बता दो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया 7848 प्लस 1000 इंटू 9.81 इंटू 0.5। टोटल बताओ पी बी क्या हुआ? सर 12753। कितना? सर 12753। 12753 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। यहां से क्या हुआ, हमें दोनों पॉइंट पे प्रेशर निकल के आ गया। डी पॉइंट पे भी कितना प्रेशर था, और बी पॉइंट पे भी कितना प्रेशर था, ये दोनों हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब लेकिन हम लोगों को इस डायग्राम का एरिया निकालना है। अब अच्छा, क्वेश्चन में पूछा गया है, पहले तो ये देख लेते हैं। A tank contains a water at a height of 0.5 meter above the base and immiscible liquid। immiscible liquid मतलब जो मिक्स ना हो, ठीक है। immiscible liquid of specific gravity 0.8 is filled on the top of the water up to the 1 meter height। calculate the total pressure on one side of the tank। ठीक है। तो टोटल प्रेशर और वन साइड ऑफ द टैंक क्या होगा?
टोटल प्रेशर फोर्स बोल रहा है, टोटल प्रेशर बोल रहा है? प्रेशर। ठीक है, तो टोटल प्रेशर तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने निकाल ही लिया है, यही है। अब टोटल प्रेशर फोर्स भी निकाल देते हैं हम लोग एक बार, क्योंकि हो सकता है किसी क्वेश्चन में टोटल प्रेशर फोर्स भी बोल दे। तो टोटल प्रेशर फोर्स क्या होगी? देखो, टोटल प्रेशर फोर्स जो कंप्राइज करेगी, देखो यहाँ पे तीन चीजों को कंप्राइज कर रही है। एक तो F1 जो कि पहले वाले ट्रायंगल का होगा, F2 जो कि रेक्टेंगुलर पोर्शन की वजह से फोर्स होगा, F3 जो कि मेरा फोर्स होगा थर्ड ट्रायंगल की वजह से। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? नो सर। तो फोर्स कैसे निकालते हैं? जैसे मैंने बताया, एरिया फोर्स मैंने अभी आप लोगों को बताया, किसी भी अगर हमें प्रेशर डायग्राम का टोटल फोर्स मतलब इतने प्रेशर की वजह से कितना फोर्स निकालना है, तो हम लोग निकालेंगे फोर्स F1 पर यूनिट विड्थ। पर यूनिट विड्थ की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो इसका पूरा एरिया ले लो, तो F1 का पूरा एरिया क्या होगा? 1/2। ट्रायंगल बन रहा है ना, तो बेस पे कितना लग रहा था? 7848। बेस इंटू हाइट होता है ना, हाइट हो गया 1 मीटर, हो गया ना? यस सर। यस सर। ये B होगी मेरी विड्थ ऑफ द टैंक। तो अगर F1 निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? F1 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 7848 इंटू B कुछ दे रखा है इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर, राइट? 2 मीटर वाइड, लास्ट में लिखा है देखो 2 मीटर। 1 इंटू 2, तो F1 कितना है बताओ मुझे? 7848 न्यूटन। कितना है? 18 7848 7848 7848 न्यूटन। ये F1 आ गया। अब F1 निकल गया, तो F2 अब तुम लोग बताओ कैसे निकलेगा मुझे? F2 की वैल्यू क्या होगी? देखो डायग्राम, F2 कितने पोर्शन का है? सर DEBF। ये है ना F2? यस सर। TFP रेक्टेंगल जो है सर। हाँ रेक्टेंगल। अब इसका एरिया कितना है रेक्टेंगल का बताओ? 0.5 इंटू 7848। यस तो F2 हो गया F2 अपॉन विड्थ B, 0.5 इंटू 7848। तो F2 कितना हो गया मेरा? 0.5 इंटू 7848 इंटू 2। F2 कितना आ गया? 7848 न्यूटन। सेम, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। ठीक है, अब F3 बताओ क्या होगा? F3 अपॉन B। सर 7848 बेस है क्या सर इसमें? क्या सर एक बार क्या हुआ? डायग्राम दिखा। ठीक है, F3 बताओ क्या होगा? F3 ये एक्स्ट्रा सर पार्ट हाफ। जितना निकला हुआ है, तो कितना होगा? यस सर। हाफ इंटू 4905 4905 इंटू 0.5 0.5। और इंटू F3 2 अगर टोटल करें तो 1/2 इंटू 4905 इंटू इंटू 2 0.5 इंटू 2। 2 तो F3 कितना आया टोटल? F3 बताओ। 2452.5 न्यूटन, ये आ गया हमारा यस F3। अब मैं अगर टोटल फोर्स की बात करूं तो टोटल फोर्स कितना हो गया? टोटल फोर्स इज द सम ऑफ F1 प्लस F2 प्लस F3 विच इज इक्वल टू 7848 प्लस 7848 प्लस 245, कितना था? 2452.5
तो टोटल ऐड करो कितना है? 18148.5 सर 18148.5 0.5 न्यूटन। ठीक है, चलो ये वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। पार्ट बी की बात करते हैं। क्या? द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर वन साइड ऑफ द टैंक। मतलब कि ये सारे जो फोर्सेस लग रहे हैं, अब इसका सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होगा? देखो, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, तो कभी भी आप लोग कोशिश मत करना इसमें सेंटर ऑफ प्रेशर में कि आप इसके अंदर अपना वो वाला फॉर्मूला लगाओ सेंटर ऑफ प्रेशर का। इस टाइप के क्वेश्चंस में कभी भी सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूले को ट्राई मत करना। आप जब हम लोगों ने सेंटर ऑफ प्रेशर निकाला था, हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने क्या करा था? हम लोगों ने उसके अंदर वेरिग्नस थ्योरम लगाई थी। लगाई थी उसको डिराइव करने में। यस सर। क्या बोलती है वेरिग्नस थ्योरम? कि सर मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट टोटल फोर्स इज जो इक्वल टू सम रिजल्टेंट फोर्स का जो मोमेंट होगा F इंटू एक्स बार जो होगा वो बराबर होगा, रिजल्टेंट फोर्स का जो मोमेंट होगा वो बराबर होगा किसके? F1 इंटू x1 प्लस F2 x2 प्लस F3 x3। यही बोला था ना, सोन Fn यस xn। सर। ये वेगनस थ्योरम होते हैं ना। और ये क्या है? ये मेरा x, ये x बार हमारे वाले केस में क्या है? hcp। क्योंकि फोर्स तो रिजल्टेंट फोर्स कहाँ एक्ट कर रही है? सेंटर ऑफ प्रेशर पे तो एक्ट कर रही है। गलत बोल रहा हूँ क्या? सर फोर्स रिजल्टेंट फोर्स कहाँ एक्ट कर रही है हमारे केस में? प्लेन सरफेसेस पे रिजल्टेंट फोर्स कहाँ? सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। प्रेशर पे सर। हाँ, तो इस केस में एक्स बार हमारा क्या होगा? सेंटर ऑफ प्रेशर ही होगा, होगा ना। यस सर। यस अब सर। रिजल्टेंट फोर्स क्या है? हमारी टोटल फोर्स। तो एफ आर मुझे पता है मेरा क्या है, 18148.5 न्यूटन। एफ आर मुझे पता है। F1 F2 F3 क्या है मेरा? अब ये एक्ट कहाँ पे कर रहा है ये मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा डायग्राम पे आते हैं हम लोग। आपको पता है कि ट्रायंगल का सेंट्रोइड कहाँ पे होता है? ट्रायंगल का CD सेंट्रोइड क्यूब बाय 36। सर कुछ सी लोगों को नहीं, सर। कुछ लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ, टेंशन मत लो। फॉर एग्जाम्पल ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये कैसे भी ट्राइंगल है मान लो, तो क्या होता है, जो वर्टेक्स होते हैं इसको बोलते हैं वर्टेक्स, और जो 90 डिग्री एंगल बनता है इसको बोलते हैं बेस। ये बेस हो गया, ये वर्टेक्स हो गया। तो इसका जो सेंट्रोइड, अगर इसकी डिस्टेंस टोटल L है, तो ये जो सेंट्रोइड होगा, मतलब जहाँ पे इसका एरिया कंसंट्रेट होगा, वो मिलेगा आपको वर्टेक्स से 2L/3 डिस्टेंस पे, और बेस से L/3। अगर आप बेस से काउंट करोगे तो L/3, और वर्टेक्स से काउंट करोगे तो 2L/3। बात क्लियर है? यस सर। तो अब अपना एरिया हो गया ये वाला, तो इसमें वर्टेक्स पॉइंट क्या हो गया? ये वाला, और बेस पॉइंट हो गया ये वाला। 90 डिग्री एंगल यही तो बन रहा है, और हमें इस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस चाहिए हमें। यही ये सरफेस है ना यहाँ पे हमारा, तो हमें यहाँ से डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, कोई बता सकता है? ये डिस्टेंस कितनी होगी? हाँ, 2/3 कितनी? होगी सर। 2/3 ऑफ 2/3। L क्या होगी? 1 मीटर। 1। तो 1 का हो गया 2/3। 2/3 कितना हो गया? 0.667 मीटर। बात क्लियर है? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर। यस। साथ में जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल का सेंट्रोइड एक्ट होता है उसके सेंटर पे। सेंटर पे मतलब दोनों तरफ से देख लो। फॉर एग्जांपल अगर ये लेंथ है और ये विड्थ है, तो उसका जो सेंट्रोइड एक्ट करेगा वो करेगा, ये अगर B है फॉर एग्जांपल, ये यहाँ से B/2 बिल्कुल सेंटर पे करता है, B/2, और यहाँ से L/2। ठीक है, तो अपने वाले केस में देखो सेंट्रोइड कहाँ से होगा?
ये डिस्टेंस कितनी होगी? मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। ये डिस्टेंस कितनी होगी बताओ, जो येलो कलर से दिखा रहा हूँ। 0.25 सर। 0.25। बट हम तो अब मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस सरफेस से, तो हमें तो यहाँ से लेके टोटल डाउनवर्ड्स यहाँ सरफेस तक की डिस्टेंस देखनी होगी ना, यहाँ तक की। तो कितनी होगी? 0.25 तो ये होगी +1, तो इसको 1.25 लिख लूं? ठीक है। यस सर। अब ये सेकंड फोर्स की होगी, मतलब हमारा यहाँ लिख देता हूँ मैं साथ साथ नेक्स्ट पेज पे। लेकिन निकाल तो सिर्फ रेक्टेंगल पर है। हाँ तो रेक्टेंगल को तो निकालना है, लेकिन रेफरेंस पॉइंट तो एक ही लेना पड़ेगा ना। यस। ये x1 x2 x3 के लिए रेफरेंस पॉइंट तो एक ही लेना पड़ेगा, नहीं तो उल्टी सीधी वैल्यू दे देगा ये तो कहीं की। मतलब अगर हम SCP लेंगे तो SCP भी एक पॉइंट से हम लोग मेजर कर रहे होंगे ना, किसी एक पॉइंट से कितनी दूरी पे x बार, तो उसी पॉइंट से हम x1 x2 x3 की भी वैल्यू लेंगे ना सेम। तो x1 आ गया हमारा कितना 0.667 मीटर और x2 आ गया हमारा 1.25 मीटर। और x3 क्या होगा? x3 मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? कितनी होगी बोलो? कितना 0.33 क्या? मीटर। हाँ 0.33 या फिर 2/3 ऑफ 0.5 ऐसे बोलो ना। ठीक है, तो 1/3 हो गया। और हमें तो मेजर कहाँ से करनी है? टॉप से। तो टॉप से कितने डिस्टेंस पे होगी ये? 1 + 1/3। 1.25। x3 कितना हो गया? 1 + 1/3, तो कितना हो गया? 2/3। 2/3 हुआ 4/3 हुआ? 4/3 हुआ ना? 4/3 होगा सर। 4/3 तो हो गया 1.33 मीटर। तो x3 आ गया हमारा। सिंपल पुट करो इसके अंदर, तो क्या हुआ? 18148.5 इंटू x बार विच इज HCP जो निकालना है हमें। F1 कितना था हमारा? 7848। F1 इंटू 0.667 प्लस F2 which is also equal to 7848 into 1.25 प्लस ये कितना था हमारा? F3 2452.5 0.5। इंटू 1.33। यहाँ से मुझे SCP की वैल्यू निकालनी है। 1 मीटर आए सर। कितना आया? 1.008 मीटर, तो सर 1 मीटर हो गया अप्रॉक्स। 1 मीटर सबका इतना आया? यस सर, ये आ रहा है 1.008। ठीक है, तो हमने इसको कर लिया 1 मीटर। चलो आंसर खत्म। कोई प्रॉब्लम? सर एक बार सर x1 x2 x3 सर रिपीट करना सर, ये पूरा आपने कैसे लिया था सर, ये समझ में नहीं आया। क्या सर x1 x2 x सर एक बार सर x1 x2 x3 सर आपने पूरा सरफेस से कैसे लिया सर ये? अरे एक रेफरेंस पॉइंट होता है, टॉप सरफेस हमारा रेफरेंस पॉइंट है, उससे हमें सेंट्रॉइड तक की डिस्टेंस लेनी होती है। अब पहले वाला जो ट्रायंगल था उस केस में हमारा ये ट्रायंगल था, जो उस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकाल लिया हम लोगों ने, टॉप सरफेस से उस सेंट्रॉइड की डिस्टेंस ले ली, वो हो गया हमारा x1। सेकंड वाले केस में हमारा F2 निकालना था, तो हमने दूसरे वाला सरफेस देखा जो कि हमारा रेक्टेंगल था, तो इस रेक्टेंगल के सेंट्रॉइड की टॉप सरफेस से कितनी डिस्टेंस थी, वो हो गया x2। थर्ड वाला केस था तो हमने थर्ड ट्रायंगल देखा, थर्ड केस में हम लोगों ने इस वाले सेंट्रॉइड की, थर्ड केस के सेंट्रॉइड की टॉप सरफेस से कितनी डिस्टेंस थी, वो तो हो गया x। ठीक है,
तो ये हो गया x1 x2 और x3। एक बार देख लेना, बाद में भी देखोगे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर ये सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला सर आपने क्यों बोला नहीं लगाने को? इसलिए नहीं बोला, एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के लिक्विड है, ठीक है। Yes, sir. तो दो अलग अलग टाइप के लिक्विड है, तो दो अलग अलग टाइप के कई बिहेवियर होगा उसके अंदर, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाएगी हमारे पास। एक्चुअली जब हम लोग h बार निकालते हैं तो वहां पे हम लोग लिक्विड पूरा पूरा, जैसे हम लोग पहले फोर्स निकालते हैं तो उससे फोर्स क्या होता है, रो जी ए एच बार, तो हम लोग रो से रो कैंसिल कर दिया करते थे वहां पे। रो से रो क्यों कैंसिल कर दिया करते थे, क्योंकि डेंसिटी हर जगह पे सेम हुआ करती थी, Yes. ठीक है। जब हम लोगों ने डेरिवेशन करा था, ध्यान करना, हम लोगों ने डेंसिटी से कैंसिल कर दिया था, रो को कैंसिल कर दिया था एक दूसरे से, क्योंकि वहां पे डेंसिटी कॉमन थी। बट यहाँ पे डेंसिटी कॉमन नहीं है, तो वो कैंसिल वाला फॉर्मूला इसलिए काम नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। Yes. ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हम लोग एक ये वाला तो हम लोग का टॉपिक प्लेन सरफेसेस वाला खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दो चीज की। पहले हम लोग बात करते हैं बाइंड फोर्स की। बाइंड फोर्स पता है क्या होता है, आजकल हम लोग पढ़ भी रहे हैं। बाइंड फोर्स क्या होता है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एफ बी से। कोई मुझे डेफिनेशन बता सकता है बाइंड फोर्स की, या जो भी उसको समझ में आया अभी तक, वैसे हम लोग डिस्कस करते ही हैं, क्या होता है। सर कोई जैसे सर बोट होते सर समुद्र में सर, तैरती है सर, उसको समुद्र जो क्या रिवर फोर्स में तैरेगी रेजिस्ट तो नहीं करना है लगेगी? उसमें। हाँ सर उसमें भी समुद्र होगी। रिवर में तैरेगी तब नहीं, या फिर तुम अपनी बाल्टी में रखोगे, अगर बकेट में पानी भर कर या फिर कोई भी फ्लूइड भर कर रखोगे तो तब नहीं लगेगा? यस सर जब भी लगेगा। तो समुद्र क्या Sir, होगा? upward force exerted on any fluid. हाँ, सिंपल है कि जब कोई भी बॉडी फ्लूइड के अंदर Immerse. फुल्ली और पार्शियली इमर्ज हो, फुल्ली और पार्शियली मतलब या तो आधी आधी बाहर निकली हुई हो, चाहे पूरी भी अंदर हो, दोनों केस में, तो वो उस बॉडी के ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस होता है, जिस फोर्स को हम लोग बोलते हैं बाइंड फोर्स। बाइंड फोर्स क्या है? बाइंड फोर्स वो फोर्स है जो लिक्विड लगा रहा है बॉडी के बॉडी ऊपर। क्लियर है? यस यस तो सर। अगर इसको मैं डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे? इसको डिफाइन करेंगे कैसे? डिफाइन करेंगे व्हेन बॉडी सबमर्ज्ड, क्या लिखा मैंने, गलत लिखा, when body submerged or immersed fully or partially in a fluid फ्लूइड की जगह भी एक चीज और है, एग्जैक्टली हम लोग लिखेंगे इसको स्टैटिक फ्लूइड, इन अ स्टैटिक फ्लूइड। स्टैटिक fluid in a static fluid, then the resultant hydrostatic force, then the resultant hydrostatic force acting in upward direction, acting on the body in upward direction,
upward direction is called buoyant force. क्लियर है या नहीं है? यस यस सर क्लियर है। सबमर्ज जब पूरी वाटर के अंदर हो और इमर्ज्ड partially, fully or partially in a static fluid, then resultant hydrostatic force acting on the body in upward direction is called buoyant force. क्लियर है बात? तो जैसे ये buoyant force होता है वैसे एक और टर्म है सेंटर ऑफ बायंसी। जैसे क्या था टोटल प्रेशर फोर्स, फिर हमने निकाला कि सेंटर ऑफ प्रेशर, तो ऐसे ही होता है सेंटर ऑफ बायंसी। ये सेंटर ऑफ बायंसी क्या होता है? इट इज द पॉइंट at which buoyant force act. जिस पॉइंट पे बायंट फोर्स एक्ट करता है उस पॉइंट पे हमारा उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ बायंसी। बात क्लियर है यस सबको ना? यस सर। यस अब सेंटर ऑफ बायंसी निकालेंगे कैसे? क्या होता है सेंटर ऑफ बायंसी? तो सेंटर ऑफ बायंसी is the CG of displaced fluid. इस वर्ड को ध्यान रखना, CG ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। मतलब क्या है इसका? मतलब क्या है नेक्स्ट समझते हैं हम लोग। ये बात पर एक साइड डाल देता हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी मेरी वाटर के अंदर इमर्ज्ड है, सपोज करो फुल्ली इमर्ज है, ये ठीक है, ये इमर्ज है। तो इस बॉडी का सीजी कहीं एक्ट करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी करेगा ना? यस सर सपोज करो इसका सीजी यहां पे है, तो इस बॉडी ने कितना पोर्शन का फ्लूइड डिस्प्लेस किया? सर इसके वेट की नहीं, कितना डिस्प्लेस किया वो तो अलग आर्किमिडीज प्रिंसिपल बता रहे हो, उसकी बात ही नहीं कर रहा, शेप में बात करेंगे हम लोग। इतना फ्लूइड डिस्प्लेस किया इसने, जितना मैंने रेड मार्क किया इतना ही डिस्प्लेस कर रहा है ना ये फ्लूइड, करा है इतना फ्लूइड डिस्प्लेस किया। अब इस एरिया का जो सेंट्रॉइड होगा, इस एरिया का जो सेंट्रॉइड होगा वही मेरा होगा सेंटर ऑफ बायंसी। सेंटर ऑफ बायंसी अब डिपेंड करता है ये सीजी के साथ इंटरेक्ट करें या ना करें, केसेस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक मटेरियल ऐसा बनाया आपका, ऐसा मटेरियल, अब इसका सीजी लाई कर रहा है यहाँ पे, बट इसकी जो शेप है, शेप के अकॉर्डिंग तो सेंट्रॉइड तो ऊपर की साइड लाई करेगा कहीं। सीजी क्या होता है? वेट के कारण, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो वेट का जहाँ पे वेट कंसंट्रेट होता है, सेंट्रॉइड वो होता है जहाँ पे एरिया कंसंट्रेट होता है। तो ये दोनों पॉइंट डिफरेंट हो सकते हैं। यस हाँ, अब एक और केस देखते हैं। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, सपोज करो इसमें ये आधा हमारा पानी में और आधा पानी के बाहर है, ठीक है। तो अब इस केस में कितना एरिया डिस्प्लेस हुआ हमारा?
नीचे कितना? वाला सर जो वॉल्यूम है जो इमर्ज, यही होगा। अब इस पोर्शन का जो सीजी होगा वो होगा मेरा सेंटर ऑफ बायन्सी। बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये सब लोगों ने पढ़ा होगा आई थिंक, मुझे लगता है ऐसा। बता सकता है कोई कुछ? सर जब कोई बॉडी इमर्ज होती है सर तो वो अपने वेट बराबर सर वाटर डिस्प्लेस करती है फ्लूइड को। क्या होती है बताओ? सर जब कोई बॉडी फ्लूइड में सर जाती है मतलब सर अगर लिक्विड बोले लिक्विड में जाएगी तो सर वो अपने वेट के बराबर सर लिक्विड डिस्प्लेस करती है। देखो, व्हेन, पहले लिख लेता हूं मैंने, व्हेन बॉडी submerged or immersed fully or partially in a fluid then a thrust force acting on it a thrust force acting on it is equal to the weight of fluid displaced। मतलब समझ में आ रहा है? यस इसको एक बढ़िया से एग्जाम्पल से समझाता है। एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं इसका। सपोज करो यहां तक वाटर भरा हुआ है, इसके अंदर यहां तक वाटर भरा हुआ है, और यहाँ पे एक मैंने बिल्कुल इसके ऊपर एक नोजल बना रखी है जहाँ से वाटर निकलना है। अब इसको इतने लेवल पे कर दिया मैंने कि अगर इसे थोड़ा सा भी लेवल मैंने राइज किया तो पानी निकल जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या करा, एक टब रख दिया इस वाटर को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब क्या किया मैंने, एक कोई भी ऑब्जेक्ट लिया मैंने, मुझे नहीं पता किसी भी शेप का ऑब्जेक्ट ले लिया, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया पानी के अंदर। यहाँ पे था, इसके अंदर हमने ऐसे इसको थ्रो कर दिया, ये अंदर आया। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही इसके अंदर आएगा पानी का लेवल राइज होगा या नहीं होगा? ये तो बात क्लियर है ना, होगा। सर। यस सर, राइज होगा। जैसे पानी का लेवल राइज होगा तो वो क्या करेगा, वाटर यहां से निकलेगा और यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। हो जाएगा? यस सर। ठीक है, यस तो सर। अगर मैं कहूं कि कितना वेट ऑफ वाटर डिस्प्ले या वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ, तो मैं उठा के इस वाटर का वेट कर लूं, मुझे पता लग जाएगा ये वेट ऑफ वाटर है। इस वाटर का वेट कर लूं तो इतना वेट मेरा डिस्प्लेस हुआ, यही तो बोल रहा हूं ना मैं। यस सर। वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस। अब आर्किमिडीज ने ये बोला कि जितनी बायंट फोर्स उस पर
एक्ट करती है वो उतना ही फ्लूइड वेट का फ्लूइड डिस्प्लेस करता है। क्लियर है या नहीं है? यस सर। यस सर। ये सिंपल सी ये चीज है और कुछ नहीं, सिंपल चीज है और कुछ नहीं है। ठीक है, टाइम क्या हुआ है? 1 बज गया। 12:56। तो चलो आज इतना करते हैं हम लोग। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इन ऑन द बॉडी इन अपर डायरेक्शन, ये वाला पोर्शन, कुछ न्यूमेरिकल्स वाला पोर्शन ये हम लोग नेक्स्ट टाइम, और इक्विलिब्रियम वाला भी अभी तो है, काफी बचा है। ठीक है, ये कल करेंगे हम लोग बाकी। ठीक है, कल कह रहा हूँ नेक्स्ट टाइम मिडिल क्लास सर। क्योंकि हाँ बताओ सर जो बाइंड फोर्स है सर वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगती है सर। हाँ सर उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है सर अगर कोई बॉडी निकालेंगे अभी हाँ अभी करेंगे वो चीज। ओके अभी आगे हम लोग आगे है बाइंड फोर्स का डेरिवेशन करेंगे हम लोग। ठीक है, ओके सर। ठीक है क्लास, यू कैन लीव नाउ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।